वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। तो यहाँ पे पहला है पादप जगत और ये दो भाग में विभाजित है, जिसमें है अपुष्पोद्भिद और यहाँ पे पुष्पोद्भिद वर्ग। और अपुष्पोद्भिद में 3 टाइप हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और इसमें थैलोफाइट में आते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। पुष्पोद्भिद वर्ग में आते हैं नग्नबीजी और आवृत्तिबीजी। आवृत्तिबीजी में भी 2 टाइप हैं, एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्री। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। आगे है पुष्पोद्भिद पौधा, यानी कि इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इस वर्ग के पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता है, क्रिप्टोगैमस कहते हैं इन्हें। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, जिसमें पहला है थैलोफाइट। थैलोफाइट यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इनमें संवहन उत्तक नहीं होता है। अगला है शैवाल, एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषित, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल हैं भोजन के रूप में फोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लैमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। ये भोजन के रूप में लाभदायक शैवाल हैं। पहला है फोरफायरा, अल्बा, फिर सारगासन, लैमिनेरिया और नॉस्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉस्टॉक एनाबिना कैल्प खाद के रूप में। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि आते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं क्लोरेला से। आगे है कवक। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय, संवहन उत्तिका रहित थैलोफाइट हैं। मशरूम कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेकोरोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सेकोरोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफ़ेद रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ वीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रोट ऑफ शुगर केन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डैम्पिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। और यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ रोग और उनसे संबंधित कवक। दमा जो रोग है वो कवक से संबंधित है। एस्परजिलस फ्लूमीगेट्स, एथलीट फ्रूट, टीनिया पैडिस, खाज, एक्केरस
स्केबीज, गंजापन, टीनिया कैपिटिस, दाद, ट्राइकोफाइटान, लेस्कोसिया, गन्ने का लाल, कॉलेटोट्राइकम, अपक्षय रोग, फेलकैटम। आगे है एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। लाइकेन यह कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इनमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी सिम्बियोटिक हो जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रस्टस ने किया। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और ये हैं क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रिटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। आर्चिल और लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सिटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। आगे है असनिया नामक लाइकेन प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन्स का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन, करी बनाने में किया जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पाश्चर ने रेबीज टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। लुई पाश्चर ने आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला है छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। दूसरा है गोलाकार या कोकस, यह गोलाकार एवं सबसे छोटी जीवाणु होते हैं। तीसरा है कौमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कौमा
के आकार के उदाहरण विब्रियो कॉलेरी आदि हैं। सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण पेस्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियां होती हैं। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH। दूध को 62.1 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। यहाँ पे HTST है। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। और आगे है एनाबिना। एनाबिना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान बिस्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ैक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण हैं, ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। जंतु विषाणु, इसमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फेज। जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उन्हें रेट्रो विषाणु कहते हैं। राइजोबियम तथा बेड्रीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहागार, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं, में न्यूनतम तापमान होता है -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ब्रायोफाइट, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणुजनक
होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल एक फ्लोएम में सहकोशिक कोशाएं नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद तथा फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृत्तिबीजी। नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय तथा लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। यह मरुद्भिद यानी कि ज़ेरोफिटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरन्स इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीज पौधा जैमिया पिग्मिया है। जैमिया पिग्मिया है सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा। आगे है जीवित जीवाश्म साइकस, जिगोवाइलोवा और एवं मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगोवाइलोवा और मेटासिकोया है। जिंगोवाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। भोजन के रूप में साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, जिसे सागो कहते हैं। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी चीड़ यानी कि पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंडर्स तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सैंडर्स कास्ट तेल मिलता है। टैनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। टैनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवृत्ति बीज इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। कुल का नाम है लिलिएसी और इसमें प्रमुख पौधे हैं लहसुन और प्याज, लिलिएसी। पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। कुल का नाम है क्रूसीफेरी। इसके अंतर्गत आता है मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहन फसलें। लेग्यूमेसी में आता है बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहन पौधे। कंपोजिट सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा,
कुसुम, सलाद, डहलिया। कंपोजिट में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहलिया। रूटेसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिण्डा, करेला। सोलेनेसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बेलन बेल बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारिकी मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। जड़, रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती हैं। पहला मूसला जड़, टैपरूट। अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटियस रूट। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार कॉनिकल गाजर का होता है। कुंभी रूप नेपिफॉर्म सलजम और चुकंदर का होता है, गोल होता है ये। और तरकुर रूपी ये होता है मूली का। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। तना यानी कि स्टेम, यह पौधों का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधों का प्ररोह तंत्र बनाता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने और उदाहरण हैं कंद यानी कि आलू, धनकंद यानी कि बंडा और केसर, सलकंद यानी कि प्याज, अप्रकंद हल्दी और अदरक। पत्ती लीफ, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प यानी कि फ्लावर, यह पौधों का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज और पुमंग और जायांग पाए जाते हैं, जिनमें पुमंग नर जनांग व जायांग मादा जनांग होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। परागण यानी कि पॉलिनेशन, परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन, परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है तथा परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मज जाइगोट कहलाता है। आवृत्ति बीज में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। दूसरा है पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। तीसरा है संग्रंथित फल कंपोजिट फ्रूट जैसे कटहल, सहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब और कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, सेब का पुष्पासन खाने योग्य भाग है और नाशपाती का भी पुष्पासन है। आम का मध्य फल भित्ति है।
अमरूद का फल भित्ति है और बीजांडासन है। अंगूर का भी फल भित्ति है और बीजांडासन है। पपीते का मध्य फल भित्ति है। नारियल का भ्रूणपोष है। टमाटर का फल भित्ति और बीजांडासन है। अगला है यहाँ पे केले का है मध्य एवं अंतः भित्ति, मध्य एवं अंतः भित्ति। गेहूं का है भ्रूणपोष, गेहूं का है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का है पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का है एरिल। चना का है बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का है बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत का है रसीले परिंदल पुंज और कटहल का है परिंदल पुंज और बीज। अनानास का है परिंदल पुंज और नारंगी का है जूसी हेयर। यहाँ पे पादप उत्तक है, प्लांट टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में देखते हैं एक बार। पादप उत्तक यानी कि इसमें विभाज्योतिक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और स्थायी उत्तक होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। तो यहाँ पे विभाज्योतिकी उत्तक में 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, शीर्षस्थ विभाज्योतक और पार्श्व, और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक। और उसके बाद यहाँ पे है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक में इसे 2 भागों में आगे बताया गया है, सरल उत्तक सिंपल टिश्यू और जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल उत्तक 3 पार्ट में डिवाइड है, मृदुतक और स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और यहाँ पे जटिल उत्तक में है जाइलम और फ्लोएम। आगे देखते हैं उत्तक यानी कि समान उत्पत्ति संरचना कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। विभाज्योतकी उत्तक पौधे के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन प्रयत्न चलती है। विभाज्योतकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। यह गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। इनकी भित्तियां पतली व एकसार होती हैं। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक यह उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योतक इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष हैं जो बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इनकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल उत्तक सिंपल टिश्यू। यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम इसे प्राय कास्ट भी कह देते हैं। यह संवहनी उत्तक हैं। इनके 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला जल एवं खनिज लवणों का संवहन, दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम का काम है। इसे कास्ट भी कह देते हैं। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं, जल एवं खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम यह भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनता है। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका प्रमुख कार्य है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। जिबरेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। यह काष्ठीय पौधों में एघा की सक्रियता को बढ़ाते हैं, कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा वृहदाकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स की वजह से जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एब्सिसिक एसिड या ABA, यह हार्मोन की खोज पहले
इस हार्मोन की खोज पहले 1961-65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वेरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलगन को प्रेरित करता है। फ्लोरीजेंस यह पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं फ्लोरीजेंस। ट्राउमेटिन यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। पादप रोग, प्लांट डिजीज़, विषाणु जनित रोग हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं। पहला, तंबाकू का मोज़ैक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक है टोबैको मोज़ैक वायरस TMV। इसका नियंत्रण होता है। रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। पोटैटो मोज़ैक, यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमा हिंदा एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद और मोज़ैक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में शिराएं पीली एवं अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में शिराएं हरी एवं अन्य भाग हरिमा हिंदा होती है। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज़। आलू का शैथिल रोग, विल्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु हैं। स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु हैं। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारण जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाता है। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर, इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना टिट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी गेहूं की बीमारी है। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग है। तो यहाँ पे रोग और लक्षण है, किस तत्व की कमी से होता है वो बताया गया है। तो पहला है आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, ये जस्ता की कमी से। नींबू में डाइबैक, तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ, तांबा की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरोन की कमी से। मटर में मार्श रोग, मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्ती जलना, पोटेशियम की कमी से। धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हर्ट रोग, भंडारण में O2 की कमी से। आंवले में निक्रोसिस, बोरोन की कमी से। सलजम में वाटर कोर, मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम की कमी से। मक्का में वाइट बर्ड, जस्ते की कमी से। चुकंदर में हट रॉट, बोरोन की कमी से। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला, सैफरन स्पाइस बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र
स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण जिंकगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लैरोमोट बिल्ली, सिलाकैंथ आदि। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी एवं पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। 2,4-D हैं खरपतवारनाशी। 2 और 4-D हैं खरपतवारनाशी। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क क्वैकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है। यहाँ पे तथ्य हैं, उदाहरण एवं विवरण दिया हुआ है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष है यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत्ति बीज पौधा है लेमना। यह जलीय आवृत्ति बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रीजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमर प्रजाति लोडोसिया मालडिभिका। सबसे छोटा टेरिडोफाइट है एजोला। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज हैं आर्किड। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। इसका व्यास है 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प है रफ्लेशिया ऑर्नाल्डाई। व्यास इसका 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृत्ति बीज परजीवी आर्सीथोबियम। यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस का। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। जीवित जीवाश्म है साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र हैं शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र हैं ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 यानी कि 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप है जैमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कैंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा कैकओ। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी पेपावर सोमेनीफेरम। इसमें मोपीन होती है।